हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के आसपास घूमती है जो अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में रहने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिसकी बहन ने अपने ही माँ बाप का खून कर दिया था। इसके बाद सभी लोग उस लड़के को बुरा समझते थे, लेकिन इसके बाद फिल्म में कुछ ऐसा होता है जो उस लड़की के दिमाग को हिला कर रख देता है। लेकिन वो क्या था, इसके लिए आपको फिल्म की कहानी सुननी होगी। तो चलिए आपको सुनाते हैं आगे की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कैरी एन नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो चलते हुए एक लैंप से टकरा जाती है, जिससे उसके पेरेंट्स की नींद खुल जाती है। लेकिन जब उसकी माँ उसे देखने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो वो लड़की एक हथौड़े से उसे मार डालती है। इसके बाद वो अपने पिता का भी मर्डर करके वहां से भाग जाती है। यहाँ से सीन बदलता है और फिल्म की कहानी 4 साल आगे चली जाती है। यहाँ हमें एक माँ और बेटी दिखाए जाते हैं जिनका नाम सारा और एलिसा है, जो उसी घर के पास रहने के लिए आए हैं जहां कैरी एन ने अपने माता पिता का खून किया था। उस घटना के कारण ही इसके आसपास की प्रॉपर्टी का रेट भी कम हो रहा था और कोई इस जगह को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सारा को ये जगह काफी सस्ते में रेंट पर मिल गई थी, इसलिए वो अपनी बेटी एलिसा को लेकर वहां आ गई थी। एलिसा को ये जगह काफी पसंद आती है क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह होने के साथ ही यहाँ एक गार्डन भी है। तो वहीं सारा के लिए भी ये जगह सही थी क्योंकि वो एक डॉक्टर थी जिसकी पास ही के किसी हॉस्पिटल में जॉब लग गई थी। यहाँ एलिसा अपनी माँ को वो घर भी दिखाती है जहाँ 4 साल पहले कैरी एन ने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था। इसके बाद एलिसा बाहर घूमने निकलती है, लेकिन पेड़ों के बीच उसे अजीब आवाजें आती है जिन्हें सुनकर वो वापस घर आ जाती है। इधर आधी रात को बाहर से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर सारा की नींद खुल जाती है। लेकिन जब वो उठकर देखती है तो सामने वाले घर में एक लाइट ऑन रहती है, जिसे देखकर सारा को अजीब लगता है कि उस घर में मर्डर होने के बाद भी कोई रहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिसा और सारा के पड़ोसी मिलकर एक पार्टी रखते हैं जहां एलिसा की मुलाकात उनके बेटे टाइलर से होती है। यहाँ खाना खाते हुए एलिसा और सारा को उस घर के बारे में पता चलता है कि वहाँ कैरी एन का भाई रायन जैकबसन रहता है, जिसे सब साइको समझते हैं। सभी को इस बात पर हैरानी भी होती है कि अपने पेरेंट्स की मौत के बाद भी रायन वहां क्यों रहता है। लेकिन टाइलर बताता है कि उसकी बहन की लाश कभी नहीं मिली। साथ ही ये भी बताता है कि जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई तब रायन अपने नाना के यहाँ था। ये सब बातें सुनकर एलिसा और सारा को बहुत अजीब लगता है। अब खाना खाने के बाद वे दोनों टहलते हुए घर जाने लगती हैं। तभी एलिसा को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और एलिसा वहां रुककर देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। मगर वो जब पलटती है तो हमें कोई व्यक्ति वहां से जाता हुआ नजर आता है। अगले दिन हमें एलिसा का कॉलेज दिखाया जाता है जहां टाइलर उसे अपने साथ नाइट पार्टी में चलने के लिए कहता है। पहले तो एलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम सारा का कॉल आता है और वो कहती है कि उन्हें आज हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करना है। जिसके बाद एलिसा टाइलर के साथ जाने के लिए मान जाती है, मगर पार्टी में जाने पर टाइलर एलिसा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो देख एलिसा को अच्छा नहीं लगता और वो किसी तरह खुद को इस सिचुएशन से निकालकर वहां से निकल जाती है। जब वो बाहर सड़क पर आती है तो वहां बहुत अंधेरा होता है और वो अकेले ही घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वहां रायन आ जाता है और उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। पहले तो एलिसा उसे मना करती है, लेकिन इतने में ही तेज बारिश होने के कारण वो रायन की कार में बैठ जाती है। यहाँ रायन के साथ बातें करने पर एलिसा को वो एक अच्छा इंसान लगता है। वो रायन से उस घर में रहने के बारे में भी पूछती है। तब रायन कहता है कि वो उसकी मरम्मत करके उसे बेच देगा। इस दौरान ही एलिसा उसे ये भी बताती है कि वो इस जगह आने से पहले एक म्यूजिक बैंड में काम करती थी। अब रायन एलिसा को उसके घर ड्रॉप करके निकल जाता है। वहीं जब एलिसा की मॉम को पता चलता है कि एलिसा को रायन ने घर छोड़ा है तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। इधर सीन बदलता है और रायन घर पहुंचने के बाद खाना गर्म करता है। अब इस खाने को लेकर वो अपने घर के बेसमेंट में पहुंचता है। यहाँ हमें ये बात मालूम पड़ती है कि रायन की बहन कैरी एन अब भी जिंदा है और रायन ने उसे यहाँ छुपाया हुआ है।
लेकिन जैसे ही रायन उस कमरे में घुसता है तो वो रायन पर ही अटैक कर देती है, मगर रायन किसी तरह इस हमले से बचता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उस कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। अगले दिन टाइलर एलिसा से कॉलेज में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद यहाँ जिलियन नाम की एक लड़की आती है और एलिसा को थैंक यू कहती है। दरअसल ये वही लड़की है जो बीती रात की पार्टी में ज्यादा नशे में थी और एलिसा ने ही उसे कंबल उड़ाया था। तभी यहाँ जिलियन का भाई भी आ जाता है और वो एलिसा को एक बैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। इधर सारा एक पुलिस ऑफिसर बिल से रायन जैकबसन के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब ऑफिसर बताता है कि रायन ने बुरा समय देखा है और वो अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ एलिसा रायन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसे गानों की एक सीडी देती है। वो यहाँ रायन के लैपटॉप पर खुद की वेबसाइट भी देखती है, जिसके बारे में रायन कहता है कि उसे एलिसा के गाने अच्छे लगे। एलिसा को रायन का ये घर काफी पसंद आता है क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। घर में घूमते हुए उसे रायन की फैमिली का फोटो भी दिखाई देता है, जिसमें उसे ब्लू आंखों वाली उसकी बहन कैरी एन नजर आती है। इसके बाद एलिसा गलती से कैरी एन के कमरे में चली जाती है, जहां उसे बच्चों के खिलौने दिखते हैं। इस पर रायन उसे बताता है कि बचपन में खेलते हुए कैरी एन झूले से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। इसके बाद जब वो उठी तो बहुत अलग हो गई थी। वो बहुत एग्रेसिव हो गई थी और बार बार जंगल में भाग जाती थी, इसलिए वो अपनी बहन के कमरे में भी नहीं आता। इधर एलिसा के जाने के बाद वो फिर से कैरी एन के पास जाता है, जहां उसे फिर से अपने बचपन की बात याद आती है कि कैसे वो अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पाया और वो झूले से नीचे गिर गई। इन्हीं यादों के बीच वो कमरे से बाहर आ जाता है, लेकिन कमरे को लॉक करना भूल जाता है। अब हमें सारा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एलिसा और सारा आपस में बातें करती हैं। सारा कहती है कि उसे हॉस्पिटल पसंद है, तो वहीं एलिसा अपनी मॉम से कहती है कि वो रायन के घर गई थी और वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन सारा अब भी उनके मिलने से खुश नहीं होती। उधर दूसरी तरफ कैरी एन अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधा एलिसा के घर की तरफ भागने लगती है, मगर उसे रायन देख लेता है और सही टाइम पर उसे पकड़ लेता है, जिस कारण एलिसा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अगली रात को सारा रायन को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। यहाँ रायन अपने पेरेंट्स और पढ़ाई के बारे में सारा और एलिसा को बताता है, लेकिन इस बीच सारा रायन से ये कह देती है कि उसे और एलिसा को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और अकेले में नहीं मिलना चाहिए। ये बात रायन को बुरी लगती है, जिसके बाद वो उस जगह से चला जाता है। सारा की इस हरकत से एलिसा को भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है। अगले दिन एलिसा अपनी माँ को बताए बिना रायन से मिलती है। वे कुछ देर जंगल में बैठने के बाद रायन के घर चले जाते हैं। इस दौरान सारा एलिसा को कॉल करती है, लेकिन एलिसा पहले ही घर के सारे कॉल अपने फोन पर फॉरवर्ड कर लेती है, जिस कारण सारा को यह पता नहीं चलता कि एलिसा घर पर नहीं है। रायन के घर जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इस बीच कैरी एन उठ जाती है और किसी तरह कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। वो जब घर में ऊपर आती है तो एलिसा उसे नहीं देख पाती, लेकिन रायन उसे देख लेता है और तुरंत ही एलिसा को अपने घर से जाने के लिए कह देता है, मगर इतने में कैरी एन वहां से भागकर बाहर चली जाती है। वो एक अजनबी की कार तक पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन रायन इतने में यहाँ आ जाता है और उसका मुंह दबा देता है। इससे कैरी एन बेहोश हो जाती है और रायन उसे अपनी कार की डिक्की में डालकर घर लाता है और फिर से बेसमेंट में बंद कर देता है। अगले दिन रायन एलिसा को कॉल कर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद एलिसा उसे रात में प्ले देखने के लिए कॉलेज आने के लिए कहती है। लेकिन जब रायन वहां पहुंचता है तो टाइलर और उसके दोस्त रायन की कार को तोड़ते हैं और उसे भी मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रायन को भी गुस्सा आ जाता है और वो टाइलर की टांग तोड़कर वहां से जंगल में भाग जाता है। इधर टाइलर का बदला लेने के लिए उसके दोस्त रायन के घर जाकर वहां आग लगा देते हैं, लेकिन उनके पीछे ही एलिसा भी वहां पहुंच जाती है और आग बुझा देती है। मगर जब वो घर के अंदर देखती है तो उसे वहां रखे डस्टबिन में कुछ सैनिटरी पैड और ब्लू कॉन्टैक्ट लेंस भी मिलते हैं। इसके बाद उसे बेसमेंट से एक रास्ता नीचे जाता हुआ दिखाई देता है और वो सीधे वहां जा पहुंचती है। लेकिन वो जैसे ही कमरे में घुसती है तो कैरी एन उस पर हमला कर देती है
इतने में रायन भी वहां आ पहुंचता है और एलिसा को बाहर जाने के लिए कहकर कैरी एन को फिर से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इधर एलिसा को एक डायरी मिलती है जिसमें एक लड़की की आईडी होती है। दरअसल ये लड़की रायन की बहन नहीं बल्कि कोई और लड़की थी, जिसे देखकर एलिसा भी थोड़ा डर जाती है। लेकिन तब तक वहां रायन आ जाता है और एलिसा से कहता है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। एलिसा इसके लिए हाँ कर देती है और इस जगह से निकलने की कोशिश करती है, मगर रायन उसका सिर जोर से दरवाजे पर मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। इस बीच एलिसा का फोन वहीं गिर जाता है। इसके बाद रायन एलिसा को भी बेसमेंट में बने उस कमरे में बंद कर देता है। इस दौरान रायन उसे ये भी बताता है कि उस दिन झूले पर गिरने से उसकी बहन की मौत हो गई थी, लेकिन उसे अपनी बहन चाहिए, इसीलिए उसने इस लड़की को अपनी बहन बनाकर इस जगह रखा हुआ है। रायन की बात से एलिसा को भी ये बात समझ आ जाती है कि रायन एक साइको है। लेकिन अब रायन एलिसा से कहता है कि वो उसे और कैरी एन को एक साथ नहीं रख सकता, इसलिए वो कैरी एन को मारकर अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। दूसरी तरफ सारा अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन रायन के घर में ऊपर पड़ा रहता है, इसलिए वो फोन नहीं उठा पाती। जिसके बाद वो ऑफिसर से उसके घर जाने के लिए कहती है। लेकिन जब सारा घर में फोन करती है तो उसे ये समझ आ जाता है कि एलिसा ने घर का कॉल फॉरवर्ड किया है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और उसे एलिसा की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो फिर से ऑफिसर को कॉल करके रायन के घर जाने के लिए कहती है। इधर पुलिस ऑफिसर रायन के घर पहुंच जाता है और रायन से एलिसा के बारे में पूछता है, मगर रायन उसे कह देता है कि एलिसा यहाँ नहीं है। इसके बाद ऑफिसर सारा के घर वाले नंबर पर कॉल करता है, मगर कॉल फॉरवर्ड होने के कारण वो एलिसा के फोन पर आ जाता है और ऑफिसर को समझ आ जाता है कि एलिसा यही है। अब वो हाथ में पिस्तौल लेकर घर में घुसता है, लेकिन रायन उस पर चाकू से हमला कर देता है। इस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने कैरी एन की मौत के दौरान रायन को बचाया था। लेकिन रायन उस पर गुस्सा हो जाता है और चाकू से उसका मर्डर कर देता है। इस बीच एलिसा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और रायन जैसे ही कमरे में घुसता है तो उसे अंदर बंद करके कमरे से बाहर आ जाती है, मगर बेसमेंट का दरवाजा अब भी लॉक रहता है, इसलिए वो जाकर कार में बैठ जाती है। तभी वहां रायन भी पहुंच जाता है और उसे भी बेहोश करके अपनी कार की डिक्की में बंद कर देता है। इधर हम देखते हैं कि इस दौरान सारा भी वहां आ पहुंचती है और रायन से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तब रायन उसे कहता है कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन उधर एलिसा को होश आ जाता है और वो कार की डिक्की में अपने पास पड़ी लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। ये आवाज सारा को सुनाई दे जाती है और वो उसे बचाने के लिए घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन रायन उसे भी चाकू मार देता है। दूसरी तरफ एलिसा कार से बाहर आकर बेसमेंट में ही छिप जाती है, जिसके बाद रायन एलिसा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा को ऑफिसर की पिस्तौल मिल जाती है और वो रायन पर ही फायर कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि रायन मर चुका है और वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब भी जिंदा रहता है और फिर से एलिसा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी सारा वहां आ जाती है और हथौड़े से रायन को मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि एलिसा और सारा उस घर को छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रायन जेल पहुंच चुका है। यहाँ उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज घूमती है कि कैसे कैरी एन के मरने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे हैरेस किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे और इस कारण उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वे रायन को भी बचपन में कैरी एन की ड्रेस पहनाकर उसे उसकी बहन की तरह ही रखते थे। यहाँ तक कि जिस लड़की ने उन दोनों को मारा वो भी कैरी एन नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी लड़की थी जिसे उन्होंने बंदी बनाकर अपने पास रखा था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।